हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम आपको पॉलिटी के एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है, टॉपिक दर टॉपिक, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप इस बात को ध्यान रखिए कि देखिए, मैं ये जो सीरीज हूँ इस सीरीज को किस तरह से फ्लो करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं एनसीईआरटी का एक टॉपिक और उससे जितने भी एमसीक्यू पॉसिबल हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे, चाहे वो आप रेलवे के एग्जाम के लिए हो, चाहे वो बैंक के एग्जाम के लिए हो, या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, या इवन एसएससी और यहाँ तक कि यूपीएससी तक की बात कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम के लिए जो है ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, आपको एक रियलिटी हम बता देते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, स्टार्टिंग में जो है बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, ये एक यूट्यूब पे किस तरह से चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है उसको थोड़ा समझाते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक रियलिटी हम आपके सामने रख रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। जैसे देखिए, कोई भी अगर कोर्स, देखिए यूट्यूब पे बहुत सारा कोर्सेज है, बहुत सारा सीरीज है, बहुत सारा आपको पेड कोर्स मिल जाएगा, बहुत सारा कोर्स मिल जाएगा, बहुत सारा आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको सस्ते दाम पे मिल जाता है। तो आप जो है वो क्या करते हैं, सारे, मतलब अगर मान लीजिए एक कोर्स यूट्यूब पे है और वो कोर्स पेड कोर्स है, और चूंकि आप जानते होंगे कि जब से यूट्यूब आया है तो इसके बाद जो है यूट्यूब के आने से जो है बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो गई है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री कंटेंट भी पड़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो पेड कोर्सेज है ना, तो इस पेड कोर्सेज की जो भी प्राइसें होगी, जो भी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 500 का कोर्स है या 400 का कोर्स है, जो भी कोर्स है, ठीक है, तो सस्ता देख करके सारे बच्चे उसको एक्सेस कर लेते हैं, सारे बच्चे देख उसको परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसको उसको जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये आपकी डिसिप्लिन मायने रखती है कि आप किस तरह से चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए, देखिए, अगर स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक अगर आप सीरीज को कंप्लीट करते हैं, अगर देखते हैं, तो यकीन मानिए आपको एक अलग लेवल का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें आशा है और इस चीज़ पे आप विश्वास बनाए रखिए। ठीक है, तो आप जो भी कोर्स है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जो भी सीरीज आप देख रहे हैं, या जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, उस बुक को आप पूरा कंप्लीट कीजिए, पूरा। ठीक है, पूरा कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आधे पे ही छोड़ दिए, तो पूरा कंप्लीट करिएगा, तभी आपको समझ में भी आएगा और वो चीज़ बहुत फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो आधे करने से जो है वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है, तो ध्यान रखिए इस बात का। और ये जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड, तो इसमें आपको हम एनसीईआरटी के को समझाने वाले हैं थ्रू एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू के माध्यम से जो है वो मैं आपको इस पूरे एनसीईआरटी को समझाने वाला हूँ। ठीक है, और याद रखिए, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें आपको ऑल एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं, उन सारे एग्जाम को मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग बस इतना करिए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिए। और हाँ, अगर ये लगेगा कि किफ़ायती है, फायदेमंद है, अच्छा लग रहा है, तो आपको एक काम करना है, वो करना है, अपने जितने भी आपके सर्कल में दोस्त फ्रेंड्स हैं, जितने भी है, वो उन सबको आपको इस वीडियो को शेयर करना है, इस चैनल के बारे में बताना है कि ये एक चैनल है, यहाँ पे एक नई सीरीज शुरू हुई और फ्री है, एकदम फ्री। और ऐसा नहीं कि फ्री है तो आपको बाद में जाकर के कुछ पैसे देने पड़ेंगे, नहीं, हर एक चीज़ फ्री है। आपको इसी चैनल पर आपको मटेरियल भी मिलेगा और हर एक चीज़ मिलेगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप हमारे चैनल से जुड़े और भी लोगों को हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, इवन मैं आपको बता दूँ, सारे एग्जाम के लिए है ये, तो आपको जब धीरे धीरे स्टार्टिंग होगा तो आपको फ्लो पता चलेगा कि किस तरह से फ्लो आगे बढ़ने वाला है। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दिया हूं कि क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, जो भी चीज चलेगी वो क्वेश्चन के माध्यम से चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी बात है और ये दीर्घकालिक सोच थी। देखिए, हमारा जब ये स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमें जो है वो आज़ादी मिली कब, 1947 को। ठीक है, कब मिली, 1947 को। तो देखिए, इससे पहले ही हमारे यहाँ जो है वो संविधान को बनाने के लिए मांग उठ गई थी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, आईएनसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है, क्या बोलते हैं, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है वो आधिकारिक रूप से, ठीक है, आधिकारिक रूप से क्या किया था, इन्होंने एक संविधान सभा के गठन की मांग की थी, ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग की थी आधिकारिक रूप से। अब देखिए, इन्होंने बोला था कि एक संविधान सभा होना चाहिए और ये संविधान सभा जो है ये यही जो है क्या करेंगे, संविधान को बनाने का काम करेंगे। तो ऐसा बोला गया था कि संविधान, हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए और वो संविधान सभा जो है, उन संविधान सभा में जो लोग होंगे वो लोग जो है वो मिल करके क्या करेंगे, हमारे देश भारत के लिए, भारत का एक संविधान बनाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किस वर्ष ऐसा बोला जा रहा है, किस वर्ष पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग जो है वो 1934 में की थी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ से जो है एम एन रॉय ने किया था सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। संविधान सभा जो हुआ था, संविधान सभा जो है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को ये हुआ था पहली बैठक, ठीक है। क्या हुआ था, पहली बैठक हुई थी, ठीक है। अब जो पहली बैठक हुई थी उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वो थे हमारे यहाँ सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, ठीक है, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, ठीक है। तो इनको जो है उस टाइम पे क्या किया गया था, संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी नहीं थे, ये अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था इनको, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है वो संविधान सभा की बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। और ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और बाद में जो है वो क्या किया था, बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब समझ गए होंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और बाद में जब अगली बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो उस टाइम पे वहां पे किनको अध्यक्ष बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, ये अगले अध्यक्ष, अगली बैठक हुई तो उसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा। देखिए, जो भारतीय संविधान रहा उसको तैयार करने में, क्योंकि हमारा संविधान जो बना तो वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था, ठीक है। हमारा जो संविधान था, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था, ठीक है। और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, ठीक है। 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, ठीक है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन है, जब हमारा संविधान बन गया तो संविधान को अंगीकृत किया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी कि अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो याद रखना है, भारतीय संविधान जब बन गया तो उसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949, ठीक है। कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जब हमारा भारतीय संविधान जब पूरी तरह से बन गया तो उसको अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना मिशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
क्वेश्चन समझिए, संविधान सभा के गठन किस योजना मिशन की सिफारिशों के आधार पर हुआ था? तो देखिए इसमें ऑप्शंस क्या है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन योजना, हंटर योग आयोग। तो देखिए जो भारतीय संविधान था इसका गठन जो किया गया था दोस्तों वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ठीक है, किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। ठीक है, और ये 1946 की सिफारिशों के, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये कब भेजा गया था? 1946 इसके आधार पे किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा इस मिशन का उद्देश्य यही था कि भारत को एक संविधान निर्माण निकाय प्रदान करना था। हम मतलब ये है कि भारत का एक संविधान बनाना, संविधान का निर्माण करना इस मिशन का उद्देश्य था। ठीक है, मिशन का उद्देश्य क्या था? संविधान बनाना। ठीक है, क्या था? संविधान बनाना। ठीक है, संविधान बनाना, संविधान निर्माण करना इस मिशन का उद्देश्य था। ठीक है, और नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, ये आपको मैं बताया था। और इसके लिए जो चुनाव, अलग अलग तरीके से चुनाव आयोजित किए गए थे। तो ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य था कि कैबिनेट मिशन जब प्लान भेजा गया तो इसमें क्या किया गया था? भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण के लिए संविधान, तो इसका उद्देश्य था कि जो चूंकि उस समय जब भारतीय संविधान बन, जब हम लोग आजाद हो गए तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसको सत्ता ये मिले। तो देखिए हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि संविधान से देश चलता है। ठीक है, तो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए संविधान बनाने का एक ढांचा तैयार करना इसका उद्देश्य था, कैबिनेट मिशन प्लान का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके जो सदस्य थे वो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के भी थे और रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा का गठन जो है वो किस योजना मिशन के सिफारिशों के आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के सिफारिशों के आधार पर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला जा रहा है? मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स। तो देखिए जो मूल भारतीय संविधान था, याद रखिए मूल भारतीय संविधान 1950 में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स, एक ऑप्शन नहीं इसमें दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो मूल भारतीय संविधान था इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लीजिए, क नंबर। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लीजिए, क नंबर। इसमें क्या है? इसमें क नंबर में ऑप्शन है, ये है, इसमें 8 ऐड कर लीजिए। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। 8 अनुसूचियां जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ और उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन आएगा, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान को लागू किया गया तो उस टाइम पे हमारे जो उसी को मूल संविधान कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो संविधान बनकर के तैयार हुआ था जब उसको फर्स्ट टाइम लागू किया गया तो वो ही मूल संविधान है। तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियां थी। और याद रखिएगा ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। हमने बोला था ना कि भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था, जिसमें 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, और तो और इसमें 22 भाग थे। ठीक है, कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे, और 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थे। ये बात ध्यान रखना है। हमने आपको बोला जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो जो मूल संविधान था उस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अलग अलग अनुसूचियां थी, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी, पांचवी, ऐसे करके 8 अनुसूचियां थी। और याद रखिए अलग अलग अनुसूचियों में अलग अलग विवरण दिए गए हैं। पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है, उसी तरह से दूसरी अनुसूची में उच्च अधिकारियों के वेतन किस तरह से दिए जाएंगे, क्या वेतन रहेगा, वेतन या भत्ते, उसके बारे में दिया गया है। तो इस तरह से अलग अलग शेड्यूल्स बना करके डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला जा रहा है कि संविधान सभा में सीट आवंटन किस अनुपात में किया गया था? संविधान सभा में सीट आवंटन किस अनुपात में किया गया था? तो देखिए जो हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो भारतीय संविधान बनने से पहले एक संविधान सभा थी। ठीक है, तो संविधान सभा में सीटों का जो आवंटन हुआ था वो जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। ठीक है, सीटों का जो आवंटन हुआ था दोस्तों, ये जो सीट है, इस सीट का जो आवंटन हुआ था तो किसके आधार पर हुआ था? जनसंख्या के आधार पर हुआ था। ठीक है, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर हुआ था। और हाँ दोस्तों, यहाँ अगर बात करेंगे मोटे मोटे तौर पे तो 10 लाख यानी 1 मिलियन बोल सकते हैं, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख
10 लाख की आबादी पर एक सीट दिया जाता था। 10 लाख की आबादी पर एक सीट आवंटित की गई थी, ठीक है। और 93 सीटें जो थी वो रियासतों के लिए थी। 93 जो सीटें थी वो किसके लिए थी? 93 सीटें जो थी वो रियासतों के लिए थी। और याद रखिएगा, इसका मेन पर्पस यही था कि जनसंख्या के आधार पर अनुपात का प्रतिनिधित्व करना। क्योंकि हमने आपको बोला संविधान सभा में जो सीट का आवंटन हुआ था वो इस तरह से हुआ था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जाती थी, ठीक है। और सीटों को मुख्य रूप से तीन समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया जाता था। जैसे मुस्लिम, सिख और सामान्य में आते थे मुस्लिम, सिख। इसके अलावा ये सब इस तरह से अनुपातों में विभाजित किया जाता था। और यहाँ चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोल सकते हैं इसको, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से, एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से चुनाव की प्रक्रिया थी, चुनाव का एक प्रोसेस था। और हाँ दोस्तों, रियासतों के जो प्रतिनिधियों थे उनको शासकों द्वारा मनोनीत किया जाना था। ऐसा होता था, नॉमिनेटेड किया जाता था। किसके द्वारा? शासकों के द्वारा। तो इस तरह से याद रखना है आपको कि संविधान सभा में जो सीट का आवंटन हुआ था वो किसके आधार पे हुआ था? तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का चुनाव किया जाता था, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपका बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या होगा देखिए। तो सबसे पहली बात इसमें यह है, क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें बोला जा रहा है, इनमें से किस देश का संविधान अलिखित स्वरूप में माना जाता है? देखिए, किस देश का संविधान जो है वो अलिखित स्वरूप में माना जाता है? तो देखिए, इस यहाँ पे जो है वो भारत का संविधान लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान भी लिखित है। जो ब्रिटेन का जो संविधान था दोस्तों वो अलिखित है, अलिखित, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है आपको याद रखना, ब्रिटेन का संविधान कैसा है? तो ये अलिखित है, ठीक है। कैसा है? ये अलिखित संविधान है, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? ये अलिखित संविधान था, ठीक है। कैसा संविधान था? तो ये अलिखित संविधान था, ठीक है। और हाँ, ये बहुत फ्लेक्सिबल था, लचीला था। तो देखिए यहाँ पे एक ही किताब, ये जो है यहाँ पे देखिए, जो ब्रिटेन का संविधान था वो कोई एक ही किताब में ना होकर के परंपराओं और कानूनों और न्यायिक फैसलों का एक संकलन है, मतलब एक कलेक्शंस बोल सकते हैं, क्योंकि इसका एक किताब जैसा नहीं है। और यहाँ पे बात करेंगे तो संसद की सर्वोच्चता पर आधारित है। तो इस तरह से ये संसद की सर्वोच्चता पर आधारित था। तो याद रखना है, जो अलिखित संविधान है वो किसका है? ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला जा रहा है कि संविधान का वह हिस्सा जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ऐसा वो कौन सा हिस्सा है जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो देखिए, तो आपको मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि संविधान का वह हिस्सा जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो देखिए, वो जो है वो आपका दोस्तों है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में डिस्क्राइब किया गया, अनुच्छेद 32, जिसमें ये बताया गया है इसको संविधान का आत्मा कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? संविधान का आत्मा कहा गया है। संविधान का आत्मा बोलिए, संविधान का हृदय बोलिए, संविधान का हृदय भी बोल सकते हैं, तो इसको बोला गया है। देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल 32 है, जो आर्टिकल अनुच्छेद जो 32 है, ये अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसा ये आर्टिकल 32 में बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसा चीज होता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो ये हम कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है ये आर्टिकल 32। याद रखना है, आर्टिकल 32 जो है वो हमें अगर कोई भी ऐसा चीज होता है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहां जाकर के हम अपनी समस्या बता सकते हैं, वहां हम आवेदन दे सकते हैं, वहां हम इस तरह से न्यायालय जाकर के वहां हम अपनी समस्या बता सकते हैं। तो इस तरह से ये चीजें दी गई है कि आर्टिकल 32 में कि जो जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो हाँ, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, याद रखना है। और हाँ दोस्तों, जो
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है, लेकिन प्रस्तावना को भी संविधान का आत्मा कहा जाता है। लेकिन प्रस्तावना जो है दोस्तों, उसको ठाकुरदास भार्गव थे, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा। इस बात को ध्यान रखना है। कौन थे? ठाकुरदास भार्गव थे, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब बढ़ सकते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला जा रहा है? संघवाद, ये जो फेडरलिज्म शब्द है, इसका संवैधानिक अर्थ क्या है? जो फेडरलिज्म शब्द है, जो संघवाद है, इस संघवाद का अर्थ क्या होता है? देखिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, संघवाद शब्द का संवैधानिक अर्थ क्या होता है? देखिए, संघवाद जो है वो एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी सिस्टम जिसके अंतर्गत जो है वो शक्तियों और संप्रभुता संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय सरकार और इसके जो घटक सरकार है, जैसे राज्य सरकार, इसके बीच विभाजित हो जाती है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि संघवाद का सिंपल मतलब है कि नागरिक संघीय, राज्य और स्थानीय कानूनों के अंडर में रहेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल ये समझिए कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार, देखे होंगे आप यहाँ पे कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, तो इस तरह से देश में अलग अलग स्तर की सरकारें हैं। तो यही संघवाद का अर्थ होता है। संघवाद जो शब्द है, इस संघवाद शब्द का क्या अर्थ है? तो देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना। क्योंकि आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो सरकार है वो सरकार 3 स्तर पे है। पहला केंद्र स्तर पे है, जिसको केंद्रीय सरकार बोला जाता है, दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा हमारा स्थानीय सरकार है, जिसको लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है। इस तरह से अलग अलग लेवल पे अलग अलग सरकारें हैं। हाँ, सबसे ऊपर जो है वो केंद्र सरकार है, उसके नीचे राज्य सरकार है, और उसके सबसे नीचे हमारे क्षेत्र में जो है वो क्या होती है? स्थानीय सरकार होती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ संघवाद को अपनाया गया है। और जो संघवाद है, इसका सिंपल मीनिंग यही है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में एक से अधिक सरकारें हैं, एक से अधिक स्तर की सरकारें हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला जा रहा है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है, वो कौन सी है? देखिए, सरकार के कितने अंग हैं? आपको पता होगा कि सरकार जो है हमारे यहाँ सरकार जो है, इसके 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। एक है कार्यपालिका, यहाँ पे टिक नहीं लगाते, सॉरी, यहाँ पे एक है कार्यपालिका, कार्यपालिका, दूसरी है विधायिका, और एक है न्यायपालिका। ठीक है, तो सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखिए, तो इस तरह से अब जो कार्यपालिका, जो विधायिका होती है, इसका अलग काम होता है, विधायिका का अलग काम होता है, कार्यपालिका का अलग काम होता है, न्यायपालिका का अलग काम होता है। तो देखिए, जो विधायिका होती है वो विधायिका कानून बनाने का काम करती है। आपको पता होगा विधायिका क्या करती है? कानून को बनाने का काम करती है, जबकि कार्यपालिका उस कानून को लागू करने का काम करती है। और न्यायपालिका का काम होता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बने जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करे। मतलब ये एक चीज है कि ये न्याय करने का काम करती है। न्यायपालिका क्या करती है? न्याय करने का काम करती है। तो ये न्यायिक बॉडी हो गया। कार्यपालिका जो है वो कार्यकारी बॉडी, जिसमें जो है वो जो भी कानून बनता है उसको, कानून को लागू करने का काम करती है। और विधायिका का काम होता है कि कानून का निर्माण करना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो कानून को लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? तो कानून को लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है कार्यपालिका की। ठीक है, और विधायिका का काम क्या होता है? कानून को बनाना। ठीक, चलिए वो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है? संविधान के किस भाग को, यहाँ पे समझिएगा, संविधान के किस भाग को अक्सर इसकी अंतरात्मा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को? तो देखिए, संविधान के कौन से भाग हैं जिसको अक्सर इसकी अंतरात्मा कहा जाता है? तो दोस्तों, संविधान का वो भाग है मौलिक अधिकार। कौन सा भाग है? मौलिक अधिकार। वो ये ऐसा भाग है जिसको अक्सर जो है अंतरात्मा कहा जाता है। तो संविधान के किस भाग को अक्सर इसकी अंतरात्मा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो, मौलिक अधिकार का जो जिक्र है वो भाग 3 में है। कितने में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है, जिसको अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। और ये देखिए, ये अधिकार राज्य की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों की स्वतंत्रता व गरिमा की रक्षा करता है। देखिए, जो मौलिक अधिकार है ये राज्य सरकार जो होती है, मतलब जो राज्य की शक्ति होती है उसको ये क्या करता है? ये सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को ये सीमित करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे यहाँ जो नागरिक है, नागरिकों की स्वतंत्रता, उनकी गरिमा की रक्षा हो पाती है।
तो याद रखना है किसको किसको अंतरात्मा कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। देखिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको क्या किया गया, 44वां जब 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, कब, 1978 को 1978 में। इसके द्वारा जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे, जो फंडामेंटल राइट होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, इसकी श्रेणी से जो संपत्ति का जो अधिकार था, राइट टू जो प्रॉपर्टी था, इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। अब देखिए, पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो संविधान का अनुच्छेद 19 का फर्स्ट एफ बोल सकते हैं, फर्स्ट एफ, और अनुच्छेद 31, और जो अनुच्छेद 31 था उसके तहत एक मौलिक अधिकार था, ठीक है। ये पहले की बात बता रहे हैं। पहले क्या था कि जो संपत्ति का जो अधिकार है, ये आर्टिकल 19 फर्स्ट का एफ और अनुच्छेद 31 इसके तहत जो है वो क्या था, एक मौलिक अधिकार था। लेकिन अभी जो है वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है, वर्तमान में स्थिति बदल गई है। कानूनी अधिकार, जो लीगल राइट या बोल सकते हैं संवैधानिक अधिकार है, यह एक लीगल राइट है, मतलब एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 300A, जो 300A है, इसके अंतर्गत रख दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, तो इसमें बदलाव मुख्य उद्देश्य यही था, इसका बदलाव का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भूमि सुधार है, भूमि सुधारों को लागू करने और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के मार्ग से बाधाओं को हटाना, ये उद्देश्य था, ठीक है। और यह बदलाव जनता पार्टी की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में किया गया था। किसके काल में किया गया था, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में ये संविधान में संशोधन करके जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हटा दिया गया और कहाँ रख दिया गया, कानूनी अधिकार, एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। और ये अनुच्छेद 300 के ए में बताया गया है। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि कोई राजनेता दूसरे राज्य के श्रमिकों को अपने यहाँ काम करने से रोकता है तो वह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो देखिए, अगर कोई राजनेता दूसरे राज्य के श्रमिकों को अपने यहाँ काम करने से रोकता है, अगर कोई राजनेता दूसरे राज्य के श्रमिकों को अपने यहाँ काम करने से रोकता है तो वह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। देखिए, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार, आवाजाही और व्यवसाय की आजादी, और क्या क्या है, सांस्कृतिक अधिकार। देखिए, अगर कोई राजनेता दूसरे राज्य के लोगों को काम करने से अपने यहाँ रोकता है तो यह मुख्य रूप से स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम बोल सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसका ये उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के तहत हर नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में पूरे स्वतंत्र रूप से घूमने, निवास करने और कोई भी व्यवसाय यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी वो चीज कर सकता है, वो कहीं भी आवाजाही कर सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है। तो आवाजाही की आजादी है, कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, वहां रह सकता है, निवास कर सकता है, और कोई भी व्यवसाय और कोई भी व्यापार वो कर सकता है। तो इस तरह से अगर कोई राजनेता दूसरे राज्य के श्रमिकों को अपने यहाँ काम करने से रोकता है तो वो हमारे यहाँ, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। और हाँ, यह कभी भी काम करने या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19(a) के जो जी पार्ट है और देश भर में स्वतंत्र रूप से घूमने का जो भाग है, ये अनुच्छेद 19(a) का डी के अधिकार का हनन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें रहा, आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि संसदीय शासन प्रति पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें सरकार का जो वास्तविक प्रमुख होता है दोस्तों, वो होता है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसमें हमारे यहाँ सरकार का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन, जो प्रधानमंत्री हैं ये हमारे यहाँ संसद के निचले सदन, क्या संसद के निचले सदन
जैसे भारत में बात करेंगे तो लोकसभा जो है वो संसद का निचला सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और सरकार चलाने और नीतियों को निर्णय लेने और उन्हें लागू करने का वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास ही होता है। मतलब यहाँ पे यही है कि ये सरकार चलाने का काम करती है, नीतियों में जो निर्णय लेने होता है उनका काम होता है, उन्हें लागू करने का भी काम, उन्हें लागू करने की जो रियल में जो पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास ही होता है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, जो नाम मात्र का जो प्रधान होता है, नाम मात्र का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, और अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के पास होता है। और जो वास्तविक शक्तियां है वो प्रधानमंत्री और इनके मंत्री परिषद के पास होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गया होगा। देखिए, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन डिस्कस किया है और ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने एनसीईआरटी से पिकअप किए हैं, उठाए हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको सिंपली बात एक ही चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चंस और है मेरे पास अभी, ठीक है, तो मैं अभी इस वीडियो को थोड़ा बड़ा नहीं बनाऊंगा ताकि आप देखें, इस चीज को समझें। देखिए, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला कि आपको अगर करना है, ठीक है, आपको चीजें करनी है, तो आपको सिंपल सी बात है, आपको जो है वो रेगुलरिटी जो है वो ये मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये रेगुलर आपको करना होगा। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कोर्सेज है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआत में आपको वो चीजें अच्छी लगेगी, लेकिन हाँ, उस चीज को तब तक आप कंटिन्यू करिए, लास्ट तक कंटिन्यू करिए, तो आपको एक बेहतर परिणाम मिल सकता है। तो आपको हम आपसे जो है वो एक ही रिक्वेस्ट, ये हमसे आशा रहेगी कि हम जो सीरीज लाए हैं इस चीज को आप जो है वो रेगुलरली देखेंगे और अंतिम तक देखेंगे, अंतिम तक। क्योंकि मैंने आपको आज मैंने जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, मैंने जो मात्र 15 क्वेश्चन से डिस्कस किए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के, और आगे मैं और भी क्वेश्चंस इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से लाऊंगा। तो आपको हमारे इस चैनल के साथ बने रहना है। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेट करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से चीजें आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। थ्रो एमसीक्यू है, और याद रखिए, पॉलिटी का एनसीईआरटी जो है इस तरह से जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, आप पेशेंस बनाए रखिए, समझिए इस चीजों को। और हाँ, इस चीज को अगर एक चीज और बता देना चाहते हैं, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा या फिर नंबर मिलेगा, उस पर आपको कांटेक्ट करना है। आपको वहां पे एक ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और वहां से आप हमारे जितने भी नोट्स हैं, टेस्ट, उन सब चीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बशर्ते आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है और पेशेंस बनाए रखना है। ठीक है, धन्यवाद। आपसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा इसी टॉपिक के और क्वेश्चंस को लेकर के।